मैं मालिक के बच्चे को दूध पिलाती और बदले में मालिक मुझे 25,000 रुपये देता। एक दिन कमरे में आया और कहा कि अगर आप मुझे दूध पीने दें तो मैं आपको 1,00,000 रुपये दे दूंगा। ये सुनकर मैंने फ़ौरन लाइट बंद कर दी और फिर रात पूरे जोश से। मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा हो पाता। फिर उस पर मेरा छोटा सा एक बच्चा जिसे छोड़कर घर के काम काज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं सोच में पड़ गई, लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा शौहर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा। वो काम ही कुछ ऐसा था। वो कहने लगी, इसकी कोई जानने वाली है जिन्हें उनकी एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो उनके बच्चे के लिए माँ बन सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वो कहने लगी, वो बहुत अमीर है, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता है, तो वो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे। मैंने कहा, मेरा शौहर शायद मुझे इस बात की इजाज़त ना दे। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम मेरे साथ चलो, फिर उनसे पूछो वो तुम्हें इसकी कीमत क्या देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो ज़ाहिर है बात तुम्हारा शौहर इनकार नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत तो है। फिर तुम्हें वो अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इसका फ़ायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप सी हो गई थी। ज़ाहिर सी बात है, मेरे शौहर की तनख्वाह बहुत कम थी और हमारा इसमें गुजारा नहीं हो पाता था। ना ही मैं अच्छा खाना खा सकती थी। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था और औलाद की खातर ये कदम उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में भरना और अपने ही बच्चे के साथ उसे शामिल करना आसान तो नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे की खातर मैं ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे अपनी पड़ोसन की बात ठीक लगी कि पहले मैं उन लोगों से बात कर लूँ, ताकि अगर मुझे वहाँ से तनख्वाह मिलने की कोई उम्मीद हुई तो मैं शौहर को मना लूँगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसन के साथ उनके बंगले में पहुँच गई। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उसके घर की मालकन टांग पर टांग रख कर सोफे पर बैठी हुई थी और बच्चा बहुत रो रहा था। एक नौकरानी की गोद में था, उसे पाउडर वाला दूध पिला रही थी, लेकिन वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकिन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़ी गौर से देखा और इसके चेहरे पर नागवारी सी थी। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चा पल जाता है, लेकिन इन्हें अपनी ही बात पूरी करनी होती है। कहने लगी, ये मसला मेरा नहीं, तुम्हारे मालिक कमरे से बाहर आते हैं तो उनसे बात कर लो। ये कहकर वो उठकर बाहर चली गई और ड्राइवर को कहने लगी कि शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी लेकर आओ। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान सी रह गई। कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी, शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूर हालत में अपने बच्चे को इस हक में जुदा कर रही है, लेकिन ये तो हट्टी कट्टी और सेहतमंद औरत थी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माँ ऐसी ही होती है, अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर पालती हैं, जैसे सीने से लगाने की बजाय नौकरों के हाथ थमा देती हैं। मैंने गहरी ठंडी सांस भरी। वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे ना थे कि अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता। इस औरत के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी अपनी औलाद को इसका हक दूर रख रही थी। वो औरत जा चुकी थी। कुछ ही देर बाद उस घर का मालिक कमरे से बाहर निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है। पड़ोसन कहने लगी, जी ये वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने गौर से देखा और फिर मेरी सेहत भी अच्छी ना थी, मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा, इन्हें तो खुद खुराक की अच्छी खासी ज़रूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती है। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, रोज़ी रोटी ऊपर वाले के हाथ में होती है। रब ने बच्चे का खाने के ज़रिए बनाया तो ताकत भी दी होगी। मेरी बात सुनकर उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा और कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि उसे पाउडर वाला दूध सूट नहीं कर रहा और मेरी बीवी किसी तौर पर राज़ी नहीं कि बच्चे को उसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर समझौता नहीं कर सकता। मैंने कहा, आपको मुझे कितने पैसे दे सकते हैं। मेरे सवाल पर कहने लगा, जितना आप चाहें, मुझे पैसे देने पर कोई एतराज़ नहीं। मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। उसने मुझे महीने के 25,000 कहा था। ये सुनकर मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। ये मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने शौहर को बताया तो पहले वो खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी मिन्नतें करने के बाद उसने मुझे इजाज़त दे दी। लेकिन अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई, मालिक घर पर ही मौजूद था। वो मुझे देखकर अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और फिर कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा, घर आप 9 बजे के बाद जा सकती हैं। मैं अपने बेटे के साथ लेकर आई थी। मैं एक नौकरानी के साथ ही कमरे में चली गई। वो कमरा उसके बच्चे के लिए ही बना था। वो बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले से लगाया और उसे चुप कराया और कुछ देर में वो सो चुका था। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देख रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन उस वक़्त मालक का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी देखी थी। कुछ ही देर में मालक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आया मैं मजबूरन उसे खुद से हटाने की कोशिश करती। मैंने उस बच्चे को खिलौने अपने बेटे के आसपास रख दिए। मेरा बेटा खिलौने से बहक गया। मैंने उस बच्चे को सुलाया और कमरे में एसी ऑन कर दिया। फिर मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी, कुछ उसका भी सोने का वक़्त था। मैंने अपने बेटे को भी सुला लिया, लेकिन सोच रही थी कि इससे लटाऊं कहाँ। बेड तो उस मालक के बेटे का था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर लटा दिया और ख़ुद भी उसके बराबर में बैठ गई और कुछ ही देर बाद मेरी आंख लग गई। मुझे वहाँ बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक दूध का गिलास था और वो उसने मुझे दिया। मैं उसे हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालक कह रहे हैं इसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल ला कर दूँगी, वो भी सारे का सारा तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर तो मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि मैं ये सब कैसे खाऊंगी, और नौकरानी कहने लगी, मालक का हुक्म है। वो कह रहे थे कि आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तभी उनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया और पूरे 1 साल के बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज़ बस 2 घूंट दूध मैं पीती। चीनी डालकर पतीली सी चाय पीने को मिलती। साथ ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक़्त भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाता है। कहाँ मैं रोटी को तरसती थी और यहाँ मेरे सामने दुनिया जहान की हर चीज़ रखी थी। सिर्फ उस मालक के बच्चे की वजह से 4-5 दिन में मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो गया था। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की थी वो ये थी, जब भी मालक के बेटे को कमरे में ले जाती, कुछ देर बाद ही मालक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाते, मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते, मुझे उल्लंघन महसूस होती। मैं फ़ौरन से उनके बच्चे को गोद से उतार देती। वो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछते। मुझे अपने मालक की हरकत बहुत बुरी सी लगती कि क्योंकि कमरे में बिना इजाज़त चले आते। जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह ही दिया, देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता, बार बार कमरे में आप क्यों आते हैं। मेरी बात पर उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको। मैंने कहा, जी बताएं। वो कहने लगा, देखो मैं आपको जो खाने पीने में इतनी चीज़ें पेश करता हूं, सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे ये शक रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़्यादा तवज्जो उसे देती हैं। मगर पैसा खर्च रहा हूँ तो अपने इलाज के लिए कर रहा हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। क्या समझता था कि मैं बीमार हूँ, मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी और उसके बेटे को भूखा रखूँगी। मैंने कहा, साहब मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन मैं बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफ़ा करनी अच्छे से आती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, आप किसी और को रख लें। ये कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया और बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पकारता रहा, लेकिन मैं 1 मिनट भी वहाँ ना रुकी और अपने घर आ गई। मैं गरीब ज़रूर थी लेकिन बेगैरत हरगिज़ नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भला मैं क्यों वहाँ रुक जाती। मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को दे रही थी, उसका ख्याल भी रखती थी। जब वो वहाँ होती उसके बच्चे को संभालती और अपने बच्चे को उसके खिलौने से बहलाती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान से देती। इस रात मुझे मुसीबत टूट पड़ी। मेरा शौहर वापस घर नहीं आया। रात के 12 बज गए थे तो मैं बहुत परेशान थी जब मुझे फ़ोन आया और किसी ने मुझे बताया कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया। ये सुनना था कि मैं जल्दी ही अस्पताल पहुंच गई। मेरे शौहर की मौत हो चुकी थी, वो पूरी तरह ज़ख्मी था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया कि मेरा शौहर अब दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। कभी मैंने अपने कुछ महीने के बच्चे को देखती तो कभी अपने शौहर के मुर्दा जिस्म को मैं फूट फूट कर रोने लगती। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। सुबह ही मेरे शौहर का कफन दफन हो गया। वो रात यूँ गुजरी जबकि मेरे बेटे को कुछ खबर न थी। उसका बाप फौत हो चुका। जो भी मुझे मेरे बच्चे को देखता यही कहता, तुम जवान हो और ये मासूम बच्चा आगे की ज़िंदगी कैसे काटेगा। तुम्हारा शौहर भी तुम्हें इस जवानी में इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मैं सदमे से बैठी थी जब अगले दिन घर के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे गाड़ी के साथ भागते हुए आए। इन्हें देखकर मैं भी हैरान हो गई कि हमारे छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मालिक को देखने लगी, जबकि मालिक सबकी नज़र अंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालत से उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि इन्हें ये खबर मिली है कि मेरे शौहर की कल रात ही मौत हो चुकी थी। मुझसे हमदर्दी जताने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर मुझे कहने लगे, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मेरा बच्चा कल रात से बहुत ज़्यादा रो रहा है। उसे तुम्हारी गोद की ऐसी आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ सगी नहीं तो भला की मुँह बोली माँ पर
एकदम से कैसे यकीन कर सकता। मालक अपनी जगह ठीक ही था। उन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे, फिर वहाँ से चले गए। मेरे शौहर की तो मौत हो चुकी थी, मगर घर का राशन भी ख़त्म होने को था। वहीं मुझे कई बार नौकरानी का फ़ोन आ चुका था कि मालक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी गोद में उसे सुकून मिलता है। मुझे उस बच्चे की भी फ़िक्र थी, आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था। मैं दूसरे बच्चे के साथ कैसे नाइंसाफ़ी कर सकती थी। उसी रोज़ मैंने मालक को फ़ोन किया तो उन्होंने गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर मालक के घर पहुंची। मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी, मगर उसके बावजूद मैंने जैसे ही मालक के बच्चे को उठाया तो वो फ़ौरन खामोश हो गया और मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत सी हो चुकी थी, वो हर वक्त मेरे पास ही रहता। ये देखकर मालक बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम ठीक समझो तो यही रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली करवा दूंगा। वैसे भी तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं रहा, तो बेहतर है कि अकेले रहने से यही रह लिया करो। उनकी बात तो मुझे बुरी भी नहीं लगी थी। अब तो मालक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था। उसका भी बहुत ख्याल रखते थे। जो भी चीज़ अपने बेटे के लिए लाते वही मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकन का तो कुछ पता ही ना रहता, वो कब घर पर आ रही है कब जा रही हैं। मालक को भी कुछ खबर ना होती, हर वक्त उन शॉपिंग और दोस्तों के साथ पार्टी ही होती। कई बार तो वो दूसरे मालक अकेले अपने दोस्तों से मिलने के लिए भी जा चुकी थी। इन्हें इस बात की भी ज़रा परवाह न थी कि उसका बच्चा किस हाल में है। मैं अपने शौहर को याद करके काफ़ी उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता। एक दिन मालक के बेटे की तबीयत ख़राब थी। मैं जाने लगी तो मालक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना। मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, वो तुम्हारे पास ही रहता है और फिर तुम्हारे पास ही खामोश भी रहता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी। तब भी मालक कमरे में चले आए। मैं अपने ही ध्यान में बैठी हुई थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबरा कर मालक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था, उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले वो सुनकर मेरे कदमों नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मालक कहने लगे, देखो जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ मेरी दुनियादारी संभाले बल्कि घरदारी भी और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, इसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की उसमें ऐसी कोई ख़ास बात मौजूद नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे बेटे को अपने बच्चे की तरह ही ख्याल रखती हो। मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इसकी माँ का दर्जा दूँ। मैंने जब मालक की बात सुनी तो मेरा चेहरा लाल हो चुका था। मैं फ़ौरन कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत है। मैं उसे कैसे आपसे शादी कर लूँ? अभी तो उनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फ़ौरन अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालक कहने लगे कि तुम्हें ये फ़ैसले का हक़ है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मालक का रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसे अमीरों वाले अरमान और सब कुछ मिल रहा था। मैंने बहुत सोचा और अपने बच्चे के मुस्तकबिल का सोचा तो मैंने मजबूरन मालक को हाँ कर दी। मुझे मालक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालक से शादी के लिए हाँ की तो मालक ने फ़ौरन ही अपनी पहली बीवी को तलाक दे गई। वो चीखती चलाने लगी, मगर मालक ने उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और कार्ड ले लिए। अब तक वो जितनी भी ऐश कर रही थी वो मालक के पैसों पर ही था। मालक ने उससे पैसे ले लिए तो वह कंगाल हो गई। उन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है मैंने ये फ़ैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब मालक की हकीकत देखी और मोहब्बत देखती तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में लिखा था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, मालक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैंने अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। उसने बंद दरवाज़े खोल दिए और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी।